नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। जौनपुर की अटाला मस्जिद विवाद में आज अहम दिन है। जौनपुर की अदालत में अटाला मस्जिद को लेकर सुनवाई है और अब से थोड़ी देर में इस मामले में अहम अपडेट भी आ सकता है। हिंदू पक्ष के वकील और वादी पक्ष कोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच सर्वे कराने की मांग कर रहा है, तो वही हिंदू पक्ष की तरफ से यहां अचला देवी मंदिर होने का दावा किया गया है। में पैमाइश का पूर्व का जो न्यायालय का आदेश है उसके अनुपालन में पुलिस फोर्स की उपलब्धता के संबंध में न्यायालय से रिक्वेस्ट की गई है और उसी पर आज सुनवाई होनी है, जिससे पुलिस फोर्स की उपस्थिति में अटाला मस्जिद परिसर की पैमाइश की जा सके। जौनपुर के अटाला मस्जिद विवाद को लेकर आज जौनपुर की अदालत में आज सुनवाई की जानी है। करीब दोपहर के 2 बजे के आसपास जो है अटाला मस्जिद मंदिर के मामले में आज इसे जौनपुर के कोर्ट में जो है सुनवाई की जानी है। आपको बता दें कि पूरे मामले का जो है ये अगस्त महीने से ये केस जो है फाइल है अदालत के यहाँ। आज हिंदू पक्ष के वकील और पक्षकार जो हैं हिंदू पक्ष के, उन्होंने न्यूज 18 के कैमरे पर बताया कि आज अदालत में सर्वे और पैमाइश की मांग को लेकर जो है अर्जी दी जाएगी, उसके लेकर सुनवाई किया जाएगा जज कोर्ट में। इसे लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पैमाइश और सर्वे किया जाए, इसकी मांग जो है अदालत के सामने हिंदू पक्षकार की तरफ से की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि जौनपुर की कोर्ट से आज अटाला मस्जिद मंदिर विवाद के मामले में क्या फैसला, क्या सुनवाई होती है। फिलहाल यह दोपहर के सुनवाई के बाद तय हो पाएगी। मनोज सिंह पटेल, न्यूज 18 जौनपुर। और फतेहपुर से बड़ी खबर है, जहां 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद के अवैध हिस्से को बुलडोजर से गिरा दिया गया। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी फोर्स तैनात रही। दरअसल सड़क निर्माण के दौरान लोक निर्माण विभाग ने मस्जिद कमेटी को अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किया। ये नोटिस करीब 1 महीने पहले जारी किया और इस बीच मस्जिद कमेटी नोटिस मिलते ही हाईकोर्ट पहुंच गई। इस केस में 13 दिसंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। उधर पीडब्ल्यूडी का कहना है कि उन्हें अब तक हाईकोर्ट से स्टे नहीं मिला है और नोटिस के 1 महीने बाद कार्रवाई की जा रही है। मथुरा में एमवीडीए का अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। वृंदावन के रमनरेती में रशियन बिल्डिंग के सामने 4000 वर्ग मीटर में बनाई जा रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। नक्शा पास कराए बिना अवैध तरीके से कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था और प्राधिकरण के एक्शन से अवैध कॉलोनी काट रहे बिल्डर्स में हड़कंप मचा है। चैनल के माध्यम से भी सभी से अनुरोध है, अपने अधिकारियों की तरफ से भी मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि कोई भी भूखंड छोटा या बड़ा कहीं भी किसी को क्रय करना हो तो क्रय करने से पूर्व कृपया प्राधिकरण का पटल आपकी मदद के लिए तैयार है, आए और पूरी जानकारी लें, तत्पश्चात ही उसमें कोई अपना पैसा इन्वेस्ट करें। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बैठक कर रहे हैं। महाकुंभ में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को लेकर बैठक हुई है। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण के अफसरों के साथ बैठक हो रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शास्त्री भवन में अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं। तीनों विभागों के अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच खींचतान लगातार तेज होती जा रही है। एक तरफ मुद्दों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच दूरियां पैदा हुई, वहीं चुनावी लड़ाई में असहमति ने भी दोनों को दूर करने का काम किया। अब मुस्लिम वोट बैंक को लेकर दोनों पार्टियों में टकराव की स्थिति है। संभल की घटना के बाद जिस तरीके से दोनों पार्टियों के बीच में मुसलमान का हितैषी होने की प्रतिस्पर्धा चल रही है, उससे साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी अपने दावों को और मजबूत करना चाहती है। आंकड़े इस बात की तरफ गवाही दे रहे हैं कि मुसलमान का 92% से ज्यादा वोट इंडिया ब्लॉक को मिला है। लोकसभा सत्र की शुरुआत के वक्त सपा चाहती थी कि यह मुद्दा नेता ऑपोजिशन राहुल गांधी लोकसभा में उठाएं, लेकिन राहुल गांधी ने दूसरे मुद्दों पर फोकस किया। वहीं हरियाणा और महाराष्ट्र में भी सपा ने धोखा मिलने के आरोप लगाए। सवाल यह कि क्या अब 2027 में राहुल और अखिलेश दूर हो जाएंगे? इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, इसका फैसला मिल बैठ के किया जा सकता है, लेकिन एक प्रवक्ता के तौर पे, समाजवादी पार्टी के सिपाही के तौर पे, जब भी ये सवाल समाजवादी पार्टी के सामने आएगा तो मैं समझता हूँ कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को
उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में हराया ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश से आते हैं और बहुत कम मतों से जीत के गए हैं। जिन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को हराया है, वैसी परिस्थितियां दूसरे राज्यों में जहां भाजपा हारी है वैसी नहीं है। ना वहां जाति समीकरण वैसे हैं और ना ही भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में कभी मजबूत थी। अगर कोई मजबूत प्रदेश था भाजपा का तो उत्तर प्रदेश था, जहां आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है। इसलिए समाजवादी पार्टी चाहती है, और ये मेरी अपनी राय भी है, कि आदरणीय अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करें। जब कोई गठबंधन अपोजिशन में रहता है तो उसमें तरह तरह की बातें उठने लगती हैं और कई तरीके के सवाल भी उठते हैं। इस समय इंडिया अलायंस पूरा सवालों के घेरे में है। ममता बनर्जी की भी अपनी इच्छा है, लालू प्रसाद यादव की अपनी इच्छा है, और अब समाजवादी पार्टी ने भी अपनी इच्छा जता दी है कि लीडरशिप अखिलेश यादव के पास होना चाहिए। और अभी लीडरशिप कांग्रेस के नेता के पास है। कांग्रेस के नेता ने कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनाई। गठबंधन तो है, लेकिन गठबंधन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी को हराना। और जो लोकसभा चुनाव में संभव नहीं हो पाया, विधानसभा चुनाव में हरियाणा और महाराष्ट्र में इनको कामयाबी नहीं मिली, बल्कि बहुत करारी हार मिली। तो अब जाहिर है कि जब कोई गठबंधन हारता है, गठबंधन की लीडरशिप हारती है, तो सवाल खड़े होते हैं। तो सवाल जगह जगह से उठ रहे हैं और क्षेत्रीय छत्रप राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर सपा सांसद लालजी वर्मा का बड़ा बयान आया। लालजी वर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को कभी इंडिया गठबंधन का नेता चुना ही नहीं गया। सभी दल के अपने अपने नेता हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव हैं। नहीं, इंडिया गठबंधन का नेता तो कांग्रेस के जो बैठकें हुई हैं उसमें कहीं राहुल गांधी को नहीं चुना गया। वहाँ पर जो नेता चुना गया था, सभी लोगों ने संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया था, और मेरी जानकारी के अनुसार कोई नेता चुना नहीं गया था। एक सहमति से एक समझौता हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी जो देश को तानाशाही की तरफ ले जाने का प्रयास कर रही है, जो लोकतंत्र को समाप्त करने का काम कर रही है, उस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए एक समान विचार रखने वाले लोग, लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने वाले लोगों ने एकजुट होकर एक गठबंधन बनाने का काम किया था। निश्चित रूप से हर पार्टी का अस्तित्व अपना अपना है, और पार्टी का जो नेता है वही उस पार्टी के लोगों का नेता है। तो इसमें कोई गलत नहीं है। हर पार्टी का अपना अलग अलग नेता है। हमारे नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं। सियासत अवसरों का खेल है, मौकों का खेल है। जो विपक्षी गठबंधन लोकसभा चुनाव में पूरी मजबूती के साथ एकजुट होने का दावा कर रहा था, हरियाणा महाराष्ट्र के नतीजों के बाद से विपक्षी गठबंधन में अब विरोध के सुर उठने लगे हैं। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने गठबंधन के नेतृत्व पर फिर से अपनी दावेदारी जताई है। टीएमसी की ओर से कहा गया है कि बहुत सारे घटक दल इंडिया ब्लॉक के खुश नहीं हैं। वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी लीड करें। टीएमसी की ओर से कहा गया है कि एक विपक्ष को जो चाहिए वो कांग्रेस नहीं दे पा रही है। ममता बनर्जी की दावेदारी की चर्चा इंडिया गठबंधन में पिछले 2 दिनों से हो रही है। যারা দেখতে নারী তার চলন ব্যাখ্যা আমাকে দেখতেই পারে না, তো আমাকে কি করে এসব কথা বলছেন। তবে আমি দায়িত্ব পেলে এটুকু বলতে পারি, আমি চাই না, আমি বাংলার মাটি ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না। এখানেই জন্মেছি, শেষ নিঃশ্বাস এখানেই ত্যাগ করব, কারণ বাংলাটাকে আমি এতটাই ভালোবাসি। আমাকে অন্য কিছু হাতছানি দিয়ে ডাকলেও পাবে না, কিন্তু এটুকু আমি মনে রাখতে পারি, মনে করি যে আমি এখানে বসেও আমি কিন্তু এটা চালিয়ে দিতে পারি। कांग्रेस की ओर से इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा है कि ममता बनर्जी बंगाल तक ही सीमित है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि अभी ना तो टीएमसी और ना ही ममता का कद इतना बड़ा हुआ है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करे। गठबंधन की लीडर हैं, इसको कौन डिनाई कर सकता है, लेकिन उनकी पार्टी बंगाल तक सीमित है। वो कोई नेशनल परिप्रेक्ष्य में उनकी पार्टी और उनका व्यक्तित्व अभी उतना बड़ा नहीं है।
लालू यादव की पार्टी आरजेडी की नजदीकी ममता बनर्जी से है और कांग्रेस से तो उसका बिहार में गठबंधन ही है, इसलिए आरजेडी फिलहाल बीच का रास्ता अपना रही है। ये तो सब लोगों को मिलजुल के फैसला लेना है और जो सबकी राय बनेगी उसमें हम लोगों को किसी के नाम पे कोई अभी विचार नहीं किया है, लेकिन जब ये निर्णय होगा सब लोग बैठेंगे तभी हो सकता है। समाजवादी पार्टी ने जहां कांग्रेस में राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाया है, वहीं शिवसेना यूबीटी की समाजवादी पार्टी से नाराजगी है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की बी टीम की तरह काम किया। राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। तो ममता बनर्जी के बयान को किस तरह से देखते हैं? ममता बनर्जी ये कोई भी कह सकता है कि तो अच्छा, सब राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। मैं उन पे ज्यादा बयान नहीं देना चाहता। वो कभी कभी भाजपा की बी टीम यानी यहाँ क्या अखिलेश जी के नहीं, अखिलेश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ की जो है वो कभी कभी भाजपा की बी टीम की जैसे बर्ताव करते हैं वो हमने पहले भी देखा है और इस चुनाव में भी मुझे ज्यादा बोलने के लिए आप इस पे ना लाइए। उन्होंने किसकी मदद की, कैसे मदद की, तो सबको जाहिर है। कांग्रेस की नेता रेणुका चौधरी ने ममता बनर्जी के दावे को लेकर कहा कि डेमोक्रेसी में कोई भी सोच सकता है आगे आने की। अगर ममता बनर्जी ऐसा सोच रही हैं, तो उनकी सोच का सम्मान है। डेमोक्रेसी में हर इंसान को उम्मीद रखने में कोई गलती नहीं है। बेशक शी इज अ वेरी केपेबल लीडर। अगर वो सोच रही है कि हम आना चाह रहे, लीड करना चाह रहे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो सोच है उनमें और हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं कि उस सोच में कोई गलती नहीं। कुल मिलाकर हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद एक बार फिर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उनके सहयोगी दल ही उठाने लगे हैं। ऐसे में देखना ये है कि अब विपक्षी गठबंधन के नेता को लेकर कौन अपनी दावेदारी मजबूती से पेश करता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। जज शेखर कुमार यादव के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। वीएचपी के कार्यक्रम में विवादित बयान दिया था और इसमें 2 जजों को बुलाया गया था। एक जज ने जाने से इनकार किया था। जस्टिस शेखर यादव ने विवादित बयान दिया था और हाईकोर्ट के जज के विवादित बयान पर अब संज्ञान लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कार्यक्रम में 2 जजेस को इन्वाइट किया गया था। एक जज नहीं आए थे, दूसरे शेखर यादव यहाँ आए थे और जिन्होंने विवादित बयान दिया था उस वक्त क्या कहा था वो भी आपको सुनवाते हैं। जो जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं है, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कृतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं ये बुराइयां हैं। वो 4 पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। आज दोनों सदन में जॉर्ज सोरोस को लेकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने मुद्दा उठाया तो लोकसभा में किरेन रिजिजू ने कांग्रेस से सवाल पूछे। जेपी नड्डा ने कांग्रेस के टॉप नेताओं पर सीधे हमला किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस देश विरोधी ताकतों के साथ संबंध रखती है और वो देश में अस्थिरता लाना चाहती है। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि जॉर्ज सोरोस देश की एकता, अखंडता पर सवाल खड़े करते हैं, कश्मीर को भारत से अलग मानते हैं और कांग्रेस ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ी है। वो एक तरीके से औजार बन करके, टूल बन करके देश में अस्थिरता लाने में अपना योगदान कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री। उसी तरीके से
द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक, जिसकी को चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व है महोदया, वह भारत की संप्रभुता पर प्रश्न तो उठाती है, लेकिन साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट की एंटिटी के रूप में मानती है और ऐसी संस्थाओं से जुड़ा होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्थाओं के साथ संलिप्त होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसकी फंडिंग, इसको आर्थिक रूप से मदद देने का काम यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है। दुनिया ने कभी भी उस देश को माफ नहीं किया है जिसने बाहरी शक्तियों ने जो देश की संप्रभुता पर आघात किया है उसको बर्दाश्त किया है और जिन्होंने बर्दाश्त किया है उन्होंने भुगता है, देश में भुगता है और हम जवाबदेह हैं। वी आर आंसरेबल टू द कॉमन मैन। आम आदमी, गांव गरीब का व्यक्ति वो हमसे पूछ रहा है कि ऐसी स्थिति में देश की सुरक्षा के लिए हम खड़े हैं कि नहीं हैं। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, जो भारत की आर्थिक जगत में सफलता मिली है, आज हम 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और हम बहुत जल्द ये तमाम षड्यंत्रकारियों के बावजूद भी हम तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में जो लोग इसको रोकने का षड्यंत्र कर रहे हैं, दुनिया हमसे पूछ रही है कि कैसे ये हो पाया है। मैं कहना चाहता हूं हमारे लोग उद्वेलित हैं, चिंतित हैं और हमारी जवाबदेही है कि इसका जवाब हम साधारण लोगों को दे सकें और देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित होकर के आगे बढ़ेगा। इस बात को हम कहना चाहते हैं। लोकसभा में किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने भी कांग्रेस से सवाल पूछा। किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बताए कि जॉर्ज सोरोस से उनका क्या संबंध है। मेंबर इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है, वो ऐसे उठाना ये गलत है। कौन सा मेंबर? कौन सा मेंबर? सोनिया गांधी जी का अखबारों में आ रहा है, फ्रेंच अखबार में आ रहा है। राहुल गांधी जी जब अमेरिका जाते हैं तो फंडिंग करता है जॉर्ज सोरोस। सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से सदन के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया गया है। यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बोला है तो इसका अर्थ होता है कि उन्होंने स्वतः स्वीकार किया है। कौन से नियम के अंतर्गत आपने डिस्कशन चालू किया है? आपने कौन से नियम में इनको बोलने का अधिकार दिया है? हाउस ये आपका अवरोध कर रहे हैं और आप उनको अलाउ कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए कांटा क्यों बन गए जॉर्ज सोरोस? India is an interesting case. कैसे बीजेपी के लिए अचूक हथियार बन गए सोरोस? राहुल गांधी जी जब अमेरिका जाते हैं तो फंडिंग करता है जॉर्ज सोरोस। आखिर क्यों कांग्रेस की दुखती रग बन गए हैं सोरोस? सदन के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया गया है। यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बोला है तो इसका अर्थ होता है कि उन्होंने स्वतः स्वीकार किया है। क्या है कांग्रेस और अमेरिकी अरबपति का कनेक्शन? जॉर्ज सोरोस, अमेरिकी बिजनेस टाइकून, एक ऐसे रसूखदार शख्स जिन्होंने मौजूदा दौर की वैश्विक राजनीति में
न जाने कितने सीक्रेट एजेंडे चला रखे हैं। अब उन्हीं जॉर्ज सोरोस और भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का एक दूसरे से कनेक्शन चर्चा के केंद्र में आ गया है। मसला है सभापति महोदय जॉर्ज सोनिया गांधी जी का अखबारों में आ रहा है, फ्रेंच अखबार में आ रहा है। राहुल गांधी जी जब अमेरिका जाते हैं तो फंडिंग करता है जॉर्ज सोरोस और एंटी इंडिया कैंपेन चलता है। सर सभापति महोदय, हम इस पर चर्चा चाहते हैं। सोनिया जॉर्ज सोरोस का क्या संबंध है, राहुल गांधी का क्या संबंध है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये देश की सुरक्षा का सवाल है, देश की प्रतिरक्षा का सवाल है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम इसका डिमांड करते हैं सभापति महोदय। सदन में उठी ये आवाजें उस सत्ता पक्ष की हैं जिस पर अक्सर विपक्ष हमलावर रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से कांग्रेस की उस दुखती रग को टारगेट किया गया है जिसका एक सिरा जॉर्ज सोरोस से जुड़ता है। लेकिन आखिर ये हुआ क्यों? बीजेपी के दावे के मुताबिक सोनिया गांधी जिस एनजीओ द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक यानी FDLAP की को प्रेसिडेंट हैं, उस एनजीओ को जॉर्ज सोरोस की तरफ से फंडिंग की जाती है। राजीव गांधी फाउंडेशन के रिश्ते भी जॉर्ज सोरोस से जुड़े हैं। बीजेपी का दावा है कि जॉर्ज सोरोस के करीबी सलिल शेट्टी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दे चुके हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव टेलीकास्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP करता है। इस संगठन को भी जॉर्ज सोरोस फंडिंग करते हैं। यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस पर भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी के भी कोई भी नेता क्यों ना हो, अगर भारत के खिलाफ लड़ते हैं, ऐसा ताकतों के साथ पाए जाते हैं, लिंक होते हैं, तो उस पे एकजुट होकर के आवाज उठाना चाहिए। दरअसल जॉर्ज सोरोस अमेरिका के एक अरबपति उद्योगपति हैं। शेयर बाजार के जरिए उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। 1979 में जॉर्ज सोरोस ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की स्थापना की। ये सोसाइटी 120 देशों में काम करती है। जॉर्ज सोरोस पर कई देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का आरोप लगता रहा है। उनके ऊपर भारत समेत कई देशों के खिलाफ सीक्रेट एजेंडा चलाने का भी आरोप है। इसलिए बीजेपी ने कांग्रेस पर जॉर्ज सोरोस वाला जो हथियार चलाया है, उसने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये जो जॉर्ज के साथ उसका सोरोज, ये सोरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलता और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता। अरे भाई, ये तो देखिए झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये झूठा नैरेटिव क्रिएट करते हैं। देश को इन्होंने झूठ के अंदर, झूठ के मकड़ जाल के अंदर उलझा दिया। इन्हें तो झूठ ही बोलना है, इनके पास कुछ होता नहीं है, तो सिर्फ फर्जी बातें बोलने वाले लोग हैं, फर्जी बोलते रहते हैं। बोलिए।